लास्ट क्लास पेन टाइप इंसुलेटर खत्म कर लिया था। आज की क्लास में है वहां से आगे चलेंगे। दिस इज शेकल टाइप इंसुलेटर। शेकल टाइप इंसुलेटर, इसके बाद इसका डायग्राम मैं सीधा इंसर्ट कर देता हूँ। ये है हमारा शेकल टाइप इंसुलेटर। ठीक। अब इसकी खास बात क्या है, कंडक्टर इधर से जाता है, इधर से आता है, बेंड होकर के इधर से आप निकल सकते हैं। ठीक। तो पेन टाइप और शेकल टाइप इंसुलेटर का एप्लीकेशन सेम है। दोनों, ये भी छोटा इंसुलेटर है पिन टाइप जैसा ही। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होते हैं, पोल्स पे लगते हैं, टावर्स पे जनरली ये नहीं लगते हैं। ठीक। और पिन टाइप इंसुलेटर तब यूज होता है जब लाइन को स्ट्रेट चलना हो। टर्न होगा तो पिन टाइप इंसुलेटर टूट जाएगा। टर्न पे आप इसको यूज करते हैं बस। ठीक। नेक्स्ट वी हैव शेकल टाइप इंसुलेटर। पॉइंट वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, यूज्ड ऑन distribution system and normally connected on poles। पोल्स पे कनेक्ट किया जाता है इनको। ठीक। एंड यूज्ड ऑन द लोकेशन वेयर लाइन हैज टर्न। जहां से लाइन को टर्न लेना हो वहां पे शेकल टाइप लगाते हैं। जब तक लाइन सीधी रहेगी पेन टाइप यूज करेंगे, जहां पे टर्न लेना होगा वहां पे शेकल टाइप यूज करेंगे। ठीक। एंड मे बी सर थोड़ा सा और टू 66 किलो वोल्ट। जी। थोड़ा ऊपर वाला सर दिखेगा। स्लाइड्स थोड़ा डाउन कर दीजिए। यूज हो गया सर। हो गया सभी लोग। जी। लाइन है ना। एक डायग्राम इतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे, डायग्राम मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, वहां से बैठ के ड्रॉ कर लीजिएगा। डायग्राम में टाइम लगेगा आपको, पॉइंट्स नोट कर लीजिए, डायग्राम भेज देंगे हम आपको। एक आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपको मेक द डायग्राम और ये सब बोला जाए। सब्जेक्टिव होता तो डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस की जाती, तब मैं ऐसे इंसर्ट करके आपको नहीं दे देता, मैं खुद ड्रॉ करता था। ठीक। तो सेकंड टाइप हो गया, पिन टाइप हो गया। एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दो ही इंसुलेटर यूज होते हैं, पिन टाइप सेकंड टाइप। जब तक लाइनें सीधी चल रही हैं तब तक पिन टाइप, जब लाइन को टर्न करना है तो सेकंड टाइप। लेकिन जब हाई वोल्टेज सिस्टम में जाते हैं आप, 400 केवी, 1100 केवी, 800 केवी, 1100 केवी नहीं है अभी तक, हाईएस्ट हमारे पास 800 केवी की लाइन है। 220, 400 किलो वोल्ट, 800 किलो वोल्ट पे जब आप जाते हैं तो एक सिंगल इंसुलेटर से काम नहीं चल पाता है। देन वी नीड डिस्क टाइप इंसुलेटर।
लिखेंगे इज इन हाई वोल्टेज system. High voltage system means 132 kV and above. 132 kV और उससे ज्यादा. In high voltage system, one single insulator is not enough. एक सिंगल इंसुलेटर काफी नहीं है. तो हम करते क्या है? A series of discs are used for insulation. That is, we call it disc type insulator. एक सिंगल इंसुलेटर काफी नहीं है तो हम बहुत सारे इंसुलेटर लगा देंगे. जब आप बहुत सारे इंसुलेटर लगाते हैं तो वो जो है उनका डिजाइन एक जैसा होता है, वो सारे डिस्क के तरह के होते हैं, उनको हम डिस्क टाइप इंसुलेटर कहते हैं. अब इसका जो डिजाइन है वो अभी सीधा सीधा देख लीजिए. इस तरह की डिस्क यूज होती है. एक सिंगल डिजाइन देखेंगे तो ऐसा डिजाइन रहता है. दिस इज एक्चुअली डिस्क टाइप इंसुलेटर. जी अब सर. इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज डायमीटर and this is thickness. D by T is approximately 5. जब हमारे पास हाई वोल्टेज है तो सीरीज ऑफ डिस्क को यूज करते हैं इंसुलेशन के लिए. एक अकेला काफी नहीं है, तो ऐसे सीरीज में डिस्क लगे रहेंगे. अगर एक को निकाल के दिखाएं तो एक ऐसा दिखता है, इसी में दूसरा फिट होगा, फिर उसमें तीसरा फिट होगा, ऐसे आगे चलता जाएगा. ठीक. मेड बाय अगेन पोर्सिलेन. सर जी. एक बार इक्वेशन को देखा दीजिए. एक डी सेकेंड. बाई देखिए सर ये फिक्स वैल्यू है ना. अप्रोक्सीमेटली 5 होता है, ए जनरल स्पेसिफिकेशन. जी सर, हो गया सर. थैंक यू. ठीक. अब ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये कॉमन चीजें हैं. अब ये प्रैक्टिकल में जाके चेंज भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है ना कंपनी कैसे बनाती है. कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, चेंज हो जाएगा रेशियो.
लेकिन जेई एग्जाम में डेटा ड्रिवन क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह के डेटा डाल दिए जाते हैं पूछने के लिए। ऑल्सो कैपेसिटी, इंसुलेशन कैपेसिटी ऑफ वन डिस्क, इंसुलेशन कैपेसिटी ऑफ वन डिस्क इज 11 के 11 केवी। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है? 11 केवी की। तो वी कैन से दैट डिपेंडिंग ऑन voltage level, depending on voltage level, number of disks are decided. ठीक, and this series connection is also known as insulator string। इसको आप insulator string भी कहते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक, तो ये इंसुलेटर है, डिस्क and this is insulator string। ठीक, नोट कर लिया आपने यहाँ तक? हो गया सर। Now depending on connection of string, we can say that depending on connection of string, there are two types of insulator string। दो तरह की इंसुलेटर स्ट्रिंग होती है। पहला है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और दूसरा है स्ट्रेन टाइप insulator। We have suspension type insulator and we have strain type insulator। अब अगेन इसको भी हमें डायग्राम से ही समझना पड़ेगा, तो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ डायग्राम। Now सर वो लाइन में जी, सर वो लाइन में एक जैसे कि बॉल, ये फुटबॉल जैसे एक बड़ा सा एक वो लटका के रखते हैं ना सर, उसका क्या फंक्शन है? मैं बता रहा हूँ आपको अभी।
देखो ना। तो दिस इज सस्पेंशन टाइप, दिस इज स्ट्रेन टाइप, दोनों में इंसुलेटर स्ट्रिंग है। यहाँ पे इस इंसुलेटर स्ट्रिंग देखिए डिफरेंसेस देखते हैं, वर्टिकल है नीचे की तरफ, ठीक। लाइन कंडक्टर आया, लाइन कंडक्टर गया, ठीक। यहाँ पे इंसुलेटर स्ट्रिंग देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये सुनो। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास टावर है, यहाँ से इंसुलेटर लटका दिए हमने, ये लाइन कंडक्टर आया, यहाँ पे भी डायरेक्टली कनेक्टेड चला गया, दिस इज योर टावर। सस्पेंशन सॉरी स्ट्रेन टाइप में क्या होता है, यह टावर, देखिए लाइन कंडक्टर आएगा लेकिन हवा में रुक जाएगा, इंसुलेटर स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड हैं, और फिर ऐसे इधर चला गया। अब एक कनेक्शन और होता है, देखिए वायर आया रुक गया, फिर यहाँ से आगे गया, अब इधर से इधर सप्लाई जो जाती है वो एक और वायर से जाती है, दिस इज नोन एज जंपर वायर। स्ट्रेन टाइप में नहीं है, सॉरी सस्पेंशन टाइप में नहीं होता, केवल स्ट्रेन टाइप में होता है। ये नीचे वाला डायग्राम बना लीजिए, सर इसका क्या यूज है जंपर वायर का? कनेक्शन करने के लिए। नहीं मतलब देखिए ऐसे। हम्म। यहाँ वायर आके रुक गया है, अब वायर यस को सर। टर्न करना है, देखिए। अब देखिए सस्पेंशन अगर आप यूज करें, वायर आया 90 डिग्री घुमा दीजिए इसको, तो क्या ये हम्म। इसका ऐसा नहीं हो जाएगा, ये क्या होगा सर? बेंड हो जाएगा। ओ हाँ। कोई भी चीज ऐसे लटकी हुई है, सस्पेंडेड है, अगर आप उस पर 90 डिग्री पे फोर्स लगाएं तो क्या होगा, बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाएगा। हम्म। अगर एंगल पे हैं कंडक्टर्स, इस पे फोर्स बढ़ेगा और ये टूट सकता है। हम्म। सस्पेंशन इंसुलेटर्स तभी तक यूज हो सकते हैं जब लाइनें स्ट्रेट चल रही हो। ओके। अगर लाइन में टर्न है तो ये वाले इंसुलेटर नहीं यूज हो सकते, आपको स्ट्रेन टाइप चाहिए। कंडक्टर आया, यहाँ पे बंद कीजिए उसको टाइट करके, फिर आप जिस डायरेक्शन में जाना उस डायरेक्शन में भेज दीजिए। अब ये और ये कनेक्ट होंगे जंपर वायर से। ओके। हम्म। वायर अभी भी टावर से नहीं जुड़ पाया है, ऊपर वाले डायग्राम में दिख रहा है।
दिस ये इज स्ट्रेन तो सेकल का ही पार्ट है ना, जी स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर जो मतलब सेकल इंसुलेटर का ही पार्ट है ना। नहीं नहीं नहीं, सेकल इंसुलेटर और पिन टाइप इंसुलेटर खत्म हो गए। वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होते हैं, छोटे इंसुलेटर हैं, ओके ओके, यस यस। अकेले अकेले यूज होते हैं। अब हमारे पास है डिस्क टाइप इंसुलेटर। अब बड़े अगर वोल्टेज लेवल पे जाना है तो एक सिंगल इंसुलेटर से काम नहीं चलेगा। ना इतना बड़ा पिन टाइप बन सकता है, ना इतना बड़ा सेकल टाइप बन सकता है जो 400 केवी पे लग सके। एक सिंगल इंसुलेटर से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम बनाते हैं डिस्क। डिस्क टाइप तब तो इंसुलेटर सर ये बनाते क्वेश्चन में ये टर्निंग के लिए यूज कौन करता है बोलने से उसको कहाँ में टिक करेगा, मतलब वोल्टेज को मेंशन नहीं करके। हैं। रिपीट करिए। जैसे सर जहाँ में टर्न होता है ना, उसके लिए कौन हाँ, सा इंसुलेटर यूज करते हैं बोलने से, मतलब विदाउट मेंशनिंग द वोल्टेज लेवल। नहीं तो आपका क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है ना। अगर ट्रांसमिशन सिस्टम बोला है तो डिस्क टाइप हाँ। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला है तो सेकल टाइप आंसर होगा। Okay. तो अब कॉमन पॉइंट क्या है, बोथ आर यूज्ड ऑन हाई वोल्टेज सिस्टम और ट्रांसमिशन लाइन। अब बस डिफरेंस देख लीजिए इसमें। पहला डिफरेंस, आर यूज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन and used at location of turn। आपने ट्रांसमिशन लाइन वायर टावर देखे हैं प्रैक्टिकली आते जाते हुए? Yes, sir. आपके घर के आसपास में है? No. हाँ तो नहीं है सर। बा, बाहर निकल के देखिएगा आप, आपको टावर दिखेंगे जहाँ पे लाइनें ऐसे जा रही हैं, फिर लाइनें ऐसे जा रही हैं, फिर उसके बाद एक असम टावर में आता सर, है, अरुणाचल में कभी। फिर उसके बाद एक टावर आता है जहाँ पे आपको ऐसा दिखता है। तो कभी लाइन को सीधा चलना होता है, हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर सीधे चलें। सीधे चलेंगे तो आपके रिसोर्सेस कम लगेंगे, कम कंडक्टर लगेगा। अब ऐसा जिग जैग घूम के जाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। ठीक, हम लोग जब ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं तो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि लाइनें सीधी रहें। जितनी लाइन सीधी रहेगी उस पर प्रेशर कम रहेगा, टूटने के चांसेस, फॉल्ट के चांसेस सब कम रहते हैं। ठीक, तो जब तक हम सीधे चलते हैं तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर चाहिए, लेकिन हमेशा तो सीधे सीधा चल नहीं सकते, टर्न तो कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा हमें। Yes, sir. यस सर। जहां पे टर्न आता है वह पर्टिकुलर एक टावर आपको स्ट्रेन टाइप दिखेगा। ज्यादातर सस्पेंशन मिलेगा आपको, फिर लास्ट में जहां से घूमना होगा वहां पे स्ट्रेन टाइप मिलेगा। तो इट इज नॉट लाइक केवल सस्पेंशन से काम चल जाता है या केवल स्ट्रेन से काम चल जाता है। हमें ट्रांसमिशन लाइन में दोनों चाहिए। जब तक लाइन स्ट्रेट है तब तक सस्पेंशन इंसुलेटर, जहां पे टर्न है वहां पे स्ट्रेन टाइप। तो ये जहां टर्न वाली लोकेशन होती है वहां पे यूज होता है, जहां पे लाइन स्ट्रेट रहती हैं वहां पे ये वाले यूज होते हैं ना। आपको पता है कि ये टावर भी अलग अलग होते हैं? हाँ सर, होता है। होते हैं। जी। जब तक लाइनें स्ट्रेट चलनी होती हैं, ये टावर की हाइट कम होती है, विड्थ कम होती है, छोटा टावर देखने में लगता है। जहां पे लाइनों को मुड़ना होता है ना, वहां पे टावर बड़ा हो जाता है, उसकी हाइट ज्यादा होती है, विड्थ ज्यादा होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक, इस वाले टावर को क्या बोलते हैं? एनीवन? टेंजेंट टावर्स, जो लाइन को स्ट्रेट लाइन में लेके चलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को स्ट्रेट लाइन में लेके चलते हैं। एंड दीज आर नोन एज एनीवन? डेविएशन। डेविएशन टावर। ठीक,
तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहाँ लगेगा? Engine towers. टेंजेंट टावर्स। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर लगेगा कनेक्टेड ऑन डेविएशन टावर्स। क्लियर? नाउ they are directly connected to line conductors, and we have no jumper wire. Yeah. It is connected to line conductor to jumper wire. या आप यहाँ पे लाइनें ना बनाइए, इसलिए jumper wire is used for connection. ठीक, कैपेसिटी सबकी एक ही जैसी होती है। कैपेसिटी नंबर ऑफ डिस्क पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ डिस्क बढ़ा दीजिए, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इतना ही इसके में जानना था। ठीक, यहाँ मैकेनिकल प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि टर्न है, यहाँ कम होता है, टर्न नहीं है। सस्पेंशन हाँ स्ट्रेन। अगेन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इन विच insulator connection, in which insulator connection jumper wires are used? बहुत कॉमन क्वेश्चन, इतना आसान। क्या आंसर? Yes, sir. हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, और भी जान लीजिए, अदर एप्लीकेशन भी है। अदर एप्लीकेशन ऑफ डिस्क टाइप insulator is stay insulator. स्टे इंसुलेटर भी डिस्क टाइप होता है। स्टे इंसुलेटर समझते हैं? नहीं सर। और सर मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए 3 टावर हैं आपके पास, क्या ये जरूरी है कि जो इसके बीच का लेंथ है और इसके बीच का लेंथ है इक्वल हो, एग्जैक्टली इक्वल हो? नहीं सर। जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है। हम्म। लाइन कंडक्टर
अब इस कंडक्टर का वेट देखिए, W1 W2, कौन से वाले कंडक्टर का वेट ज्यादा होगा? लूज वाला का सर। Can we say that W2 is more than W1? हम्म ये W2 टावर को इधर गिराना चाहता है, और ये वाला कंडक्टर इधर गिराना चाहता है। यस और नो? हम्म अगर W1 और W2 बराबर होते तो नेट टॉर्क 0, टावर स्टेबल होता। अगर W1 W2 से ज्यादा है तो इस टावर की टेंडेंसी है इधर गिरने की, आज नहीं कल गिरेगा। यस और नो? जी सर। तो हम करते क्या है, इसके टॉप से एक वायर पकड़ के लाते हैं और यहाँ डिस्क टाइप इंसुलेटर लगा करके फिक्स कर देते हैं। अब ये टावर नहीं गिरेगा। We say that stay here, don't go anywhere. This is stay wire, and this is stay insulator. देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें सिस्टम में होती हैं, इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन इनका टॉपिक डाल के नहीं इसको आप पढ़ सकते, बीच बीच में ऐसे ही इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक, तो वी हैव डिस्क टाइप इंसुलेटर। मेन एप्लीकेशन ऑफ डिस्क टाइप इंसुलेटर इज insulator string, and insulator strings are of basically two types, suspension and strain. सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहाँ होता है, कैसे यूज होता है, वो हमने देख लिया। इसके डिस्क टाइप का एक और एप्लीकेशन है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर टावर की स्टेबिलिटी के लिए स्टे वायर यूज होते हैं। अब कोई चीज टावर से कनेक्टेड है, इट हैज टू बी इंसुलेटेड आल्सो, तो वो हम डिस्क टाइप इंसुलेटर लगाते हैं। ठीक, अब हमारे पास जो पढ़ने के लिए सेक्शन है, दैट सेक्शन इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। इंसुलेटर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, भले ही थ्योरेटिकल एक नंबर में आ जाए। अगर आप इंसुलेटर पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। ओके, जी सर। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ा सा हैवी कैलकुलेशन है, इसको समझाने में लगेगा 15 से 20 मिनट। स्ट्रिंग एफिशिएंसी फार्मूला कैलकुलेट करने में। अगेन आई हैव सेम रिक्वेस्ट, माइक ऑन कर लीजिए। आप यस नो जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे चलेंगे, नहीं तो मैं तब तक आगे नहीं जाऊंगा जब तक कोई हाँ माइक ऑन करके हाँ नहीं बोल देता। सपोज कैपेसिटी ऑफ वन डिस्क is 11 kV. Therefore, capacity of 3 discs should be, एक डिस्क की कैपेसिटी 11 kV है, तो 3 डिस्क की कैपेसिटी कितनी होगी? 33. 33 kV होनी चाहिए। Yes, जी। sir.
ठीक, एक डिस्क की कैपेसिटी 11 केवी है, तो 3 डिस्क की कैपेसिटी 33 केवी मिलनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली कैपेसिटी is less than 33 kV। एक डिस्क लगाने से अगर 11 केवी को प्रोटेक्शन कर सकते हैं तो 3 डिस्क से 33 केवी का प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि 3 डिस्क का कैपेसिटी 33 केवी नहीं मिलता है, वो लेस देन 33 केवी मिलता है। ठीक, सो वी कैन कंक्लूड दैट conclusion, disks are not 100% utilized। उसका मतलब जो डिस्क है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। अगर एक डिस्क 11 केबी की कैपेसिटी रखता है तो 3 3 11 11 11 33 मिलना चाहिए। क्या सुनो, यस सर। तो इसका क्या ये कंक्लूजन मिलता है कि डिस्क जो है पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं? यस सर। कह सकते हैं नहीं, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं तो कितना यूटिलाइज हो पा रहे हैं? दिस फैक्टर is represented by string efficiency। ये फैक्टर स्ट्रिंग इफिशियंसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, किया तो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आप तब कर पाएंगे जब आप ये निकाल पाए या ये ढूंढ पाए कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। एक डिस्क की कैपेसिटी अगर 11 केवी है तो 3 डिस्क की कैपेसिटी 11 केवी क्यों नहीं है? तो रीजन फॉर दिस is pin to neutral capacitance। Reason is pin to neutral capacitance, and if it is counted, circuit diagram will be tower ground से connected, yes or no? यस सर। डिस्क इंसुलेटर है, उसके इधर कंडक्टर उसके इधर कंडक्टर, तो ये क्या कैपेसिटर जैसा है? जी सर। कैपेसिटर C1 डिस्क 1 C, सब एक जैसे डिस्क ले रहा हूं मैं। ऐसे ही लास्ट में nth कैपेसिटर ले लेंगे। ठीक, अब अगर ये सब के सब सीरीज में होते, ठीक, एक की कैपेसिटी 11 11 11 33 मिलती, अगर नहीं मिल रही है तो कुछ और भी है, अब वो है ढूंढने के बाद मिलता है ये कंडक्टर कंडक्टर बीच में एयर, इसको कहते हैं पिन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस। यहाँ पे है लाइन कंडक्टर हमारा, ये सुनो, जी अगर कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क सी है, इसको हम मान लेते हैं एक्स सी। अब देखिए, अगर ये ना होता
तो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में होते। जी सर। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो तीनों पे वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो गया होता। हम्म, अब क्या हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पिन टू न्यूट्रल, कैपेसिटर्स या डिस्क सीरीज में नहीं रह गए। अगर सीरीज में नहीं रह गए तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं therefore due to pin to neutral capacitance, voltage is not equally divided on each disk. हर डिस्क पे वोल्टेज इक्वली डिवाइडेड नहीं है। ठीक, एंड द डिवीजन कैन बी calculated by सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी थोड़ा बहुत हमें आता है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है। ठीक, डिवीजन कर करके हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। माना ये पहला कैपेसिटर है टावर के पास, इसकी करंट है I1। ठीक, इधर गया I1 डैश, इधर गया I2, इधर गया I2 डैश, तीसरे वाले में I3, इधर इज I3 डैश। मीनिंग दिखाई दे रहा है। हर एक चीज को हम लोग स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे, डायग्राम में दिखा दिया काफी है। व्हाट इज I1 डैश, I2 डैश। जी सर। दिस इज 0 वोल्ट। पहले वाले पे जो वोल्टेज है ड्रॉप, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज आता है ना, तो दिस इज V1, स्मॉल V1। दूसरे वाले का ड्रॉप स्मॉल V2, तीसरे वाले का ड्रॉप स्मॉल V3। ठीक, ऐसे ही आप nth तक जाएंगे। अगर आप न्यूट्रल या ग्राउंड से दे देखें, दिस वोल्टेज इज V1, this voltage to this second capacitor is capital V2 up to here is V3, capital V3, and here is total voltage V। Similarly यहाँ पे आएगा Vn, स्मॉल V1, स्मॉल V2, स्मॉल V3 क्या है, कैपिटल V1, कैपिटल V2, कैपिटल V3 क्या है, देख लिया आपने। Yes, sir. हाँ, डायग्राम को याद रखना है। फ्रॉम सर्किट डायग्राम V1 is equal to I into 1 upon omega C, correct? जी सर। I1 is equal to V1 into omega C, yes or no?
also small v1 is capital v1. स्मॉल v1 और कैपिटल v1 में कोई फर्क नहीं है. एंड i1 डैश कितना हो जाएगा? माइनस कैपिटल v1 इंटू x ओमेगा c ठीक. नोट करिए, मुझे ज़्यादा 2 मिनट दीजिए तो मैं अभी आ रहा हूँ. सर थोड़ा डायग्राम दिखाइए मेरे को. मुझे क्यों नहीं? नोट हो गया? Again, I2 is equal to how much? I1 plus I1 dash. I2 is equal to V1 into omega C plus V1 into X omega C. I2 is equal to V1 omega C into 1 plus X. So V2 is equal to I2 into 1 upon omega C. V2 is equal to V1 into 1 plus X. Question number 3, and therefore capital V2 is small v1
plus small v2 2 plus x। देख लीजिए इक्वेशन नंबर 4 तक कोई दिक्कत? No, sir. therefore I2 डैश देखिए कैपिटल V2 इस पॉइंट का वोल्टेज है, इस पॉइंट का वोल्टेज कैपिटल V2 है। स्मॉल v2 कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, कैपिटल V2 न्यूट्रल से पॉइंट का वोल्टेज, कैपिटल V2 यहाँ, जीरो यहाँ। तो I2 डैश इज हाउ मच? is x omega c into capital V2. I2 dash is x omega c। कैपिटल V2 कितना है? 2 plus x। I2 dash is equal to V1 into omega c। V स्मॉल e1 ले रहा हूं मैं, V2 को इसमें कन्वर्ट कर लिया था, x स्क्वायर प्लस 2x। ये सुनो, and now I3 is I2 plus I2 dash। I2 कितना था? V1 ओमेगा c इंटू 1 प्लस x। I2 डैश कितना है? V1 ओमेगा c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। I3 is equal to V1 omega c, what is 1 plus x square plus 2x, which is x square plus 3x plus 1। Yes, sir. Therefore V3 is equal to I3 into 1 upon omega c, that is V3 small v3 is equal to V1 x square plus 3x plus 1। Question number 5। कि आप इसके आगे भी जा सकते हैं, कुछ कुछ बुक्स में फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। अब मैं वार्निंग के साथ कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है फार्मूला याद करने का। अगर आप करेंगे तो बहुत कंफ्यूज होकर परेशान होकर के फंस जाएंगे। सिंपल सर्किट है, सर्किट थ्योरी लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। जी सर। ठीक, आप देखिए कंक्लूजन, वोल्टेज ऑफ फर्स्ट डिस्क इज V1, voltage of second disk is V2, is V1 into 1 plus x। Voltage of third disk is equal to V3, it is V1 x square plus 3x plus 1। ठीक, आप ऐसे ही आगे चलते चले जाइए। फोर्थ कैलकुलेट करूंगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। यहां तक कैलकुलेट करके हम दिखा दे रहे हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन इज
सिंस x की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 तक, कैनॉट बी नेगेटिव, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर 1 प्लस x इज मोर देन 1, यस और नो? Yes, sir. Therefore, V3 is more than, V2 is more than V1. सिमिलरली सबसे ज्यादा वोल्टेज कहाँ का होगा? Last वाला. उस डिस्क का जो कंडक्टर से कनेक्टेड है। So if we have a string insulator, one end is connected to tower, end is connected to line conductor. हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, if there are chances of failure, which disk will be damaged first? Near the tower. नहीं, नियर द लाइन कंडक्टर। अगर सबसे पहले ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा। Yes, sir. ठीक, अब इसको थोड़ा और भी समझते हैं। हमारे पास है 1 2 3 4 डिस्क। एक डिस्क का कैपेसिटी 11, वन डिस्क का कैपेसिटी 11 केवी, तो 4 डिस्क का कैपेसिटी 44 होना चाहिए। मतलब ये चारों मिल करके 44 केवी झेल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अगर इक्वल डिवीजन ऑफ वोल्टेज हो 11 11 11 11, तब तो ये 44 झेल लेंगे। लेकिन वोल्टेज का इक्वल डिवीजन नहीं हुआ तो किसी को 11 से कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा 11 से, ये कंफर्म है। मान लीजिए इक्वल डिवीजन नहीं हुआ तो ज्यादा वाला किसको मिलेगा, इसको 14। इसकी कैपेसिटी 11 थी, इसको मिला कितना 14, फिर ये ब्रेक हो जाएगा। बचे कितने 3, वोल्टेज कितना 44, फिर ये सब ब्रेक हो जाएंगे, सब टूटेंगे। तो इक्वल डिवीजन ऑफ वोल्टेज जरूरी था। हम ये सर्किट से प्रूफ हो रहा है कि वोल्टेज का इक्वल डिवीजन नहीं होगा क्योंकि वो सीरीज में है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि पिन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस भी पिक्चर में आ गया है। सर कैसे सबसे लास्ट वाला जो वो होगा जल्दी उसको इफेक्ट करेगा? सपोज x इक्वल टू 0.1, सो इस डिस्क का वोल्टेज V1, सपोज 10 kV। दूसरे डिस्क पे कितना आएगा 1 प्लस एक्स 11 kV। तीसरे डिस्क पे यहाँ पुट करिए तो x की वैल्यू 0.1, दिस इज 1.31। तीसरे डिस्क का वोल्टेज है 13.1 kV। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा। सबसे हाई वोल्टेज इसका होगा। सर उसका रीजन रीजन एक्स कैलकुलेशन से मिल रहा है। सर तो हाई वोल्टेज ज्यादा वो होते हैं क्या, प्रोन टू ऐसा कुछ होते हैं क्या, डिस्ट्रक्शन ऐसा कुछ है क्या? इंसुलेटर है, करंट कैपेसिटी कंडक्टर की होती है, इंसुलेटर की कैपेसिटी वोल्टेज कैपेसिटी होती है, कितने वोल्टेज को वो बचा पा रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसको आप कहते हैं। इस डिस्क का काम क्या है, करंट फ्लो ना करे। इसकी कैपेसिटी कितनी है 11 केवी, मतलब 11 केवी तक ये करंट के फ्लो को रोक सकता है।
उसके बाद ये पंक्चर या फेल हो जाएगा। 11,000 वोल्ट छोटा वोल्टेज नहीं है बेटा। हम्म, ठीक, मतलब सर सब दिस सेम नहीं है ना सर? सब सेम है, लेकिन तब भी वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा है इक्वली, इसलिए क्योंकि इसका इफेक्ट है। सब डिस्क सेम है तभी, देखिए सी 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 सेम ही लिया है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस। सर सबसे ज्यादा तो ऊपर वाला होना चाहिए। आप रिपीट करिए प्लीज। सर ये सबसे मतलब ये फर्स्ट वाला उसमें सबसे हाईएस्ट होना चाहिए 13। जो डिस्क सबसे कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है सबसे हाई वोल्टेज यहाँ पे होगा, उसके बाद वाला में कम, उसके बाद वाला में कम, उसके बाद वाला में। जो टावर से कनेक्टेड है उस पे सबसे कम वोल्टेज रहता है। जी सर, फिर मैं भी समझ गया सर। ठीक, therefore highest voltage is present on the disk connected to conductor जो डिस्क कंडक्टर से कनेक्टेड है उस पे हाईएस्ट वोल्टेज होगा। से इट इज nth डिस्क, पहला वाला डिस्क टावर से, दूसरा वाला डिस्क उसके बाद, तीसरा वाला डिस्क उसके बाद। अगर n स्ट्रिंग का इंसुलेटर है तो nth डिस्क टावर से कनेक्टेड है। एंड स्ट्रिंग इफिशियंसी परसेंटेज में अगर निकालें तो टोटल वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग, इंसुलेटर स्ट्रिंग पूरा ही लिख लीजिए, अपॉन n into voltage of nth conductor, nth disk into 100. This is the string efficiency. छोटे छोटे क्वेश्चन करने से अच्छा एक बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द string efficiency of 4 disk insulator where pin to ground capacitance is 0.1 times the capacitance of each disk। निकालेंगे इसको? होमवर्क ठीक है सर। कितना टाइम लगेगा? नाउ वी हैव रिवर्स टारगेट। 2 घंटा बहुत है सॉल्व करने के लिए इसको। करिए। 2:30 PM की क्लास तभी होगी जब आप आंसर बताएंगे।
सर थोड़ा